हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 9 विषय संस्कृत व्याकरण अध्याय सेकेंड यानी कि 2 उच्चारण स्थान पढ़ेंगे। अपन देखते हैं बच्चों कि जब भी अपन कुछ वर्ड, कुछ शब्द बोलते हैं, कुछ अक्षर बोलते हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए कि कहाँ से बोल रहे हैं, कहाँ ये शब्द आ रहा है और कहाँ टच हो रही है जीभ अपनी, कौन सा अंग स्पर्श करने से वो सक्रिय हो रहा है, वो देखते हैं। इसी परिभाषा देखते हैं। किसी भी वर्ण का उच्चारण करने पर हमारे मुख का कोई एक अंग विशेष रूप से सक्रिय हो जाता है अर्थात किसी एक अंग में अधिक कंपन होने लगता है। इस स्थिति में जो अंग अधिक क्रियाशील होता है, अधिक क्रियाशील एक्टिविटी करने लगता है, एक्टिव होता रहता है, वही अंग उस वर्ण का उच्चारण स्थान मान लिया जाता है। यानी कि इसमें ये बताया गया कि उच्चारण स्थान करने पर हमारे मुख का कोई एक अंग विशेष रूप से सक्रिय होता है और किसी अंग में अधिक वाइब्रेशन होने लगता है, कंपनता आने लगती है। उस स्थिति में वह अंग अधिक बहुत फास्ट क्रियाशील होता रहता है, एक्टिविटी उसमें हो जाती है और वही अंग उस वर्ण उच्चारण का स्थान मान लिया जाता है। इस चित्र को अपन देखते हैं समझने के लिए कि देखिए बच्चों, इसमें सबसे पहले आया है कंठ। ठीक है, कंठ में इस देखिए, ये कंठ है, जिह्वा मूल है, तालु है, दंता है, ओष्ठ, नासिका और ये मूर्धन्य यानी मसूड़े। ठीक है, अब कंठ, अब वर्ण जो निकलेंगे कंठ से निकलते हैं। कंठ से निकलने के बाद सीधा ही जिह्वा के हल्का टच होगा या फिर सीधा ही मुंह के से ये बाहर निकल जाएगा, यानी कंठ से निकलेगा। यहाँ कंठ का वाइब्रेशन होगा। फिर देखिए तालु से जो वर्ण निकलेंगे, यहाँ जीवा जो है वो ऊपरी भाग में टच होगी और ऊपरी भाग में टच यानी कि तालु को तालवी भी कहते हैं। जैसे आपने शायद कभी छोटे बच्चे को हाथ में लिया हुआ, उस छोटे बच्चे को जो ही हाथ में लेते हैं तो माँ कहती हैं कि भैया बच्चे को ध्यान से लेना, सिर पर ज़्यादा दबाव मत डालना। तो ये जो भाग होता है, छोटे बच्चों को कभी लेके देखना, तो यहाँ एक हल्का सा खड्डा होता है, हल्का सा। तो यहाँ क्या करती है कि यहाँ माँ कहती है बच्चे को ध्यान से लेना, सिर को ज़्यादा मत दबाना, यहाँ से ये वाला भाग। तो यहाँ पे क्या है कि हल्का सा खड्डा होता है और माँ हमेशा जब भी बच्चे की मालिश करती है तो यहाँ हल्का सा तेल भरती है और इसके हल्के हल्के हाथों से, कोमल हाथों से मालिश करती है। और धीरे धीरे जो बच्चा बड़ा होता है, ग्रोथ करता रहता है, तो वो भर जाता है। तो ये तालवी यानी कि अंदर वाले भाग, मुंह के अंदर वाले भाग में जीवा जो हल्की सी एक सांप की तरह होती है ना, हल्का सा ऊपर की तरफ टच करती है, तो वहाँ से वो वर्ण निकलते हैं। ठीक है, फिर मुख से बाहर जीवा यहाँ टच होगी। ठीक है, फिर देखते हैं दंता यानी कि दांतों से। तो इन ऊपर वाले दांत और नीचे वाले दांतों के बीच में से जीवा बाहर आएगी तो वहाँ से वर्ण निकलते हैं। फिर आते ओष्ठ यानी कि होठ, लिप। इन्हें ओष्ठ दोनों, जब ओष्ठ दोनों शामिल होंगे तो वर्ण निकलेंगे। जैसे प पर बोलते हुए पता चल रहा है दोनों लिप, प, फ, ब, ब, म। ठीक है, फिर नासिका के बारे में पढ़ाई था पहले, मैंने पहले वीडियो वाले में बताया भी था आपको कि नासिका में कौन कौन से वर्ण निकलते, नासिका से ही ध्यान देना। फिर मूर्धन्य यानी कि मसूड़े। ये जो ऊपर वाले दांत और नीचे वाले दांत जो होते हैं
उसके दांतों के ऊपर जो त्वचा स्किन चमड़ी होती हैं, अंदर वाले भाग और बाहर वाले भाग में जीवा अंदर वाले भाग वाली जो चमड़ी होती है दांतों के ऊपर उसमें टच होते हैं। यानी कि अपन कहते हैं ना, अगर सही अच्छा मुलायम ब्रश यूज़ करोगे तो मसूड़े नहीं छिलेंगे, और हार्ड मसूड़ों से अगर ब्रश करते हैं तो मसूड़े छील जाते हैं, ब्लड आने लगता है, जो एक पायरिया रोग एक लक्षण होता है। ठीक है ना। अब जीवा मूल, मूल यानी जड़, जीवा मूल, जीवा मूल से भी कुछ वर्ण निकलते हैं, मूल यानी जड़। अब देखिए एक टेबल को देखते हैं। इस टेबल को बच्चों आपको ढंग से समझना है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्रमशः उच्चारण स्थान, स्वर, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ और ऊष्म। इसमें देखिए सबसे पहले नंबर पे कंठ। कंठ में से जो वर्ण निकलेंगे वो स्वर वाले अ और आ, बोलते वक्त अपना पता चल रहा है। और स्पर्श व्यंजन में देखो क, ख, ग, ग, ng। और अंतस्थ में कोई भी वर्ण नहीं है, कंठ से कोई नहीं निकलता। ऊष्म में ह निकलता, ह बोलते वक्त तो पता चल रहा है अपने को, डायरेक्ट वर्ण बाहर आ रहा है। अब तालु यानी कि तालव्य कह सकते हैं और तालवा भी कह सकते हैं अपन मदर टंग में। तालु में ई और ई। स्पर्श व्यंजन में च, छ, ज, ज, ज। और अंतस्थ में ञ और ऊष्म में श। यानी कि श बोलते हैं अपने को शुद्ध। अब यूँ तो सिंपल वे में शंकर बोल सकते हैं, लेकिन शंकर, शिवांगी राइट बोलते हैं तो वो तालु पे टच होती है। और फिर मूर्धायनी, मूर्धन्य यानी कि मसूड़े, रे, रे, ट, ठ। देखिए अब बोलते वक्त भी पता चल रहा है अपने को, ट, ठ, ड, ढ और न। ये जो पांचों वर्ण है इनको अपन उसमें वर्ण परिचय में क्या पढ़ा था, पंचमा अक्षर, जो कि राइट ये नासिका से ही निकलते हैं, इनको साथ में बोला जाता है अभी तो, ठीक है। अंतस्थ में कोई नहीं वर्ण, ओष्ठ में भी कोई नहीं है। दंतोष्ठ, दंत प्लस ओष्ठ, इसमें स्वर में कोई नहीं है, स्पर्श में भी कोई नहीं है। अंतस्थ में व, देखो बोलते वक्त ओष्ठ भी हो रहे हैं, दंत दांतों से जीवा भी बाहर आ रही है, व, ठीक है। कंठ तालु, कंठ प्लस तालु। अब इसमें देखो ए आई, ठीक है, ए आई हल्के सी जीवा तालु पे जाती है, ठीक है। कंठोष्ठ, कंठ प्लस ओष्ठ, ओ आओ। ओक में लिप हल्के सी पहाड़ों के रूप में हल्के सी माउंटेन वाले होते हैं, और जो ही बड़े ओ को करते आओ तो जीवा माउंट और माउंट थोड़े से चौड़े हो जाते हैं, ठीक है ना। यानी कि माउंट की तरह ये ओष्ठ हो जाते हैं। फिर देखिए नासिका में स्वर में भी कोई नहीं है। स्पर्श में देखिए ङ, ञ, ण, न और म, अनुस्वार जो स्वर के अंतिम किसी भी शब्द में स्वर के ऊपर ये म का अनुस्वार होता है। अंतस में भी नहीं है और उसमें भी नहीं है। फिर देखिए एक टेबल है, एक और है टेबल के पास में। उच्चारण स्थानों की कुल संख्या कितनी है, 8। कितनी है, 8 मानी गई है। इसमें पहला है ओरेनी काकल, जो कि कंठ और तालु के बीच वाले भाग में होती है, जीवा मूल से भी हल्का सा ऊपर, ठीक है। फिर देखिए कंठ, नंबर 3 पे सिर यानी मूर्धा मूर्धन्य, नंबर 4 पे जीवा मूल, नंबर 5 पे दंत, नंबर 6 पे नासिका, 7 पे ओष्ठ और 8 पे तालु। इस प्रकार ये कुल 8 माने जाते हैं। ध्यान रखना उच्चारण स्थान 8 माने जाते हैं। यहाँ भले 9 है लेकिन 8 ही माने जाएंगे, कहीं 10 भी आते हैं। 10 में क्या है कि उसमें जो है वो 2 नहीं माने जाते, लेकिन उसमें मान लिया जाएगा उसको। अब देखिए प्रयत्न, ये वर्णों के बाद आते हैं। प्रयत्न 2 प्रकार के हैं, अभ्यंतर यानी कि आंतरिक भागों से, और
बाह्य भाग, यानी आंतरिक भाग जो अभ्यंतर प्रयत्न वो 5 होते हैं और बाह्य 11 होते, एक नॉलेज के लिए। अब देखिए इनको आगे बढ़ाते हैं कि जो उच्चारण स्थान अपने पढ़े, लेकिन संस्कृत में क्या कि ज़्यादातर सूत्रों पे ही ये चीज़ें चलती है, और सूत्रों से अगर अपन याद करते हैं तो वो जल्दी से जल्दी याद हो जाते हैं। सूत्रों से अगर देखा जाए, सूत्रों की नज़र से देखा जाए तो वो जल्दी याद हो जाते हैं, ठीक है ना। जैसे वर्णों के उच्चारण स्थान को याद करने के लिए निम्न सूत्रों की सहायता ली जाती है। यूँ तो संस्कृत में बहुत सारे सूत्र हैं, लेकिन अपने को याद करना है ना तो एक सूत्रों से अच्छी तरह से इन देखो सूत्रों में अकुहु, देखिए अकुहु विसर्जन्या नाम कंठ, अकुहु विसर्जन्या नाम, देखो अ भी है, ठीक है, अ वाले उच्चारण है, क वाला वर्ग है, ह है और विसर्ग है, ठीक है। अर्थात अ आ क वर्गीय वर्ण, क वर्गीय वर्ण में पांचों वर्ण में क ख ग घ ङ और ह एव विसर्ग वर्ण। देखो इसमें अ और आ, अकुहु विसर्जन्य नाम, एक बार मेरे साथ बोल के बताइए, अकुहु विसर्जन्या नाम कंठ, अकुहु विसर्जन्य नाम कंठ, बोलते एक या दो बार बोलोगे तब याद हो जाएंगे। जिसमें अ और आ, देखिए फर्स्ट में क वर्ग, ह वर्ग और विसर्ग, और ये कहाँ से निकलते हैं, कंठ से। अ आ, क ख ग ग, न को बोलो या मत बोलो, ठीक है, ह और विसर्ग, ठीक है। फिर देखिए आगे, शायद आपको याद हो गया होगा अकु विसर्जन नाम कंठ। फिर देखिए नंबर 2 पे ईचूय शानाम तालु, ईचूय शानाम तालु, देखो ई और ई च वर्ग है, ई दोनों ही है, ईचूय शानाम तालु, ई और च वर्ग है जो पांचों वर्ण है, फिर य है, फिर श है, ठीक है ना। ये ना तो एक सूत्र को बताने के लिए, ईचु से नाम तालु, ई च वर्गीय वर्ण, वर्ग के बारे में मैंने बताया था कि पांचों वर्ण एक साथ आते हैं, च छ ज ज य और य और श, जो मैंने कहा था आपको शंकर शिवांगी, इस प्रकार वर्ण, ठीक है ना। ईचुषा नाम तालु, ये उच्चारण होते हैं, ठीक है। फिर नंबर 3 पे आता है ऋतु रसाणाम मृधा, ऋतु रसाणाम, देखो नाम से ही पता चल रहा है, ऋतु रसाणाम, रि वाले वर्ण ट वर्ग र और श, ऋतु रसाणाम मूर्धा, तो री और री और ट वर्ग के वाले वर्ण ट ठ ड ढ ण, ठीक है, ये पांचों वर्ण हो गए। फिर र एव श, ठीक है ना, स बोलते वक्त, यानी कि जीवा सांप की तरह ऊपर नहीं, दांतों के ऊपरी वाले भाग में जाएगी, सीधे टच करेगी, ठीक है। फिर देखिए नंबर 4 पे, देखिए नंबर 4 पे रे तुलसा नाम दंता, रे तुलसा नाम दंता, तो फिर रि, ठीक है, ये त वर्ग, फिर ल, फिर ये श, रे तुलसा नाम दंता, अर्थात रि और त वर्ग का वर्ण त थ, देखो बोलते वक्त भी पता चल रहा है अपने को, त थ
द, ध और न, दोनों दांतों के ऊपर वाले और नीचे वाले दांतों के बीच में से जीवा बाहर आ रही है। त, थ, द, ध, न, ल और स में देखिए सोजत, सावंत जी सर, सिद्धार्थ सर, बोलते नहीं बोलते अपन स के रूप में, ठीक है ना। फिर देखिए पांचवा, उपपद मान्या नाम ओष्टो। उप, इसको तोड़ते हैं तो उप प्लस उपपद्या मान्या नाम ओष्टो, ओष्ट नहीं होठ, ओष्ट लिप, ठीक है। अर्थात उपपद्याम मान्या नाम ओष्टो, तो उ और उ दोनों, उ और उ दोनों, ठीक है, छोटा और बड़ा उ और उ। फिर प वर्गीय वर्ण, जिसमें प, फ, ब, भ, म, और उपपद्य मान्य वर्ण कौन से होते हैं, प और फ। देखो प और फ में दोनों में नुक्ता भी है, और ये अर्ध स्वर के समान इनके चिन्ह होते हैं। अर्ध विसर्गीय या अर्ध स्वर के जो चिन्ह होते हैं ना, वो। फिर देखिए पांचवा, न, य, म, ङ, ण, नानाम नासिका च, जो अनुस्वार के रूप में भी काम आता है ये, ङ, न, म, ठीक है ना। नासिका याद हो गया होगा आपको। ये पंचम वर्ण होते हैं, जिसको पंचमा अक्षर भी कहते हैं अपन, क्या कहते हैं, पंचमा अक्षर भी कहते हैं, ठीक है। ङ, य, ण, न, म, एक बार बोल के बताएं मेरे साथ, ङ, य, ण, न, म, ठीक है। ये नासिका से निकलते हैं। फिर देखिए नंबर 7 पे, ए दैतो कंठ तालु, ए दैतो कंठ तालु, एक अपन ऐसे याद करने के तरीके से, ए दैतो कंठ तालु, ए दैतो कंठ तालु ऐसे भी बोल सकते हैं तो याद हो जाएगा। ए दैतो कंठ तालु, यानी कि कंठ और तालु से ए और आई दोनों, ए और आई, और ए किस प्रकार बनता है, जो कि ये संयुक्त स्वर हैं, ध्यान रखना, ए आई ओ आओ ये संयुक्त स्वर है। ए स्वर जो है अ प्लस ई के योग से बनता है, क्योंकि अ किससे निकलता है, कंठ से, और ई किससे निकलता है, तालु से, तो ये बन गया ना ए और आई, कंठ और तालु। फिर देखते हैं ओ दो तो कंठोष्टम, एक मजाक के रूप में अपन याद करने के तरीके को सीख सकते हैं। ओ दो तो कंठोष्ट, अर्थात कंठ प्लस ओष्ठ, यानी कि ओ आओ, ओ स्वर अ प्लस उ और आ प्लस उ के योग से, अ कंठ से और उ ओष्ठ से, ठीक है। फिर देखते हैं वकारस्य दंतोष्टम, दंत प्लस ओष्ठ, वकार, यानी कि व वर्ण जो है दंत और ओष्ठ से, ये जो ही वर्ण निकलेंगे ओष्ठ शामिल होंगे और दंत से जीवा बाहर आएगी, व, ठीक है। फिर देखिए नंबर 10 पे, जीवा मूल्य से जीवा मूलम, अर्थात जीवा मूल्य वर्णों में क और ख का उच्चारण स्थान जीवा मूल्य, जीभ रचना, जीभ की जड़ जीवा के मूल से ये स्थान निकलते हैं। तो अपन देखते हैं अकु विसर्जनानाम, जिसमें अ आ क वर्ग ह और विसर्ग वाले स्थान कर्ण से निकलते हैं। इचुष्यनाम, ई च वर्ग य और श, ऋतु रसाणाम मृधा, तो री ट वर्ग र और श निकलता है। ली तुलसानाम दंता, री त वर्ग और ली त वर्ग ल और श दंता से निकलते हैं। दंता सबको पता है कि जीभ बाहर आती है, यानी कि जीभ बाहर आने का मतलब है कि दोनों ऊपर वाले नीचे वाले दांतों के बीच में से जीवा उस वर्ण को निकालती है। उपु पद मान्या नाम ओष्टो,
यानी कि उप जो है उ और उ, फिर प वर्ग, पांचों वर्ण आ गए। फिर उपपद्यानाम वर्ण प और फ, यानी कि अर्ध स्वर वाले चिन्ह, ठीक है ना। फिर यंग यमगण न नासिका नानाम च अनुस्वार, यानी कि नासिका से ये पंचम वर्ण निकलते जी पंचमाक्षर कहते हैं, न यण न म। मज़ा आ रहा होगा आपको, है ना, कि सर किस प्रकार बोल रहे हैं। लेकिन ये याद करने का तरीका है कि अपनी जीवा कहाँ टचोरी, कहाँ से वर्ण निकलते हैं, ठीक है ना। फिर ए दे तो कंठ तालु, अर्थात अपन मजाक के रूप में कह सकते हैं ना, ए दे तो कंठ तालु। तो ए आई, ए स्वर जो अ प्लस ई से निकलता है, अ कंठ से, ई तालु से। अ दो तो कंठोष्ठ, ओ दो तो कंठोष्ठ, कंठ प्लस ओष्ठ, ओ आओ, ओ स्वर जो है ना अ प्लस उ के योग से बनता है, अ कंठ से, उ ओष्ठ से। वकारे से दंतोष्ठ, अर्थात व का उच्चारण होता है दंत और ओष्ठ से, जीवा मूल्य से जीवा मूल, यानी कि जीवा मूल्य वर्ण क और ख, यानी कि ये जो अर्ध स्वर होते हैं, अर्ध स्वर चिन्ह होते हैं ना, उच्चारण होता है जीवा मूल्य में जड़ से। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपको अच्छी तरह से पूरे मन के साथ पढ़ना है, बार बार इसको देखना है, सुनना है, और ये टेबल भी बनानी है, और वर्ण उच्चारण के सूत्र भी नोट्स के रूप में आपको बनाने हैं, और ये जो प्रश्न हैं उनको अच्छी तरह से पढ़ना है, और प्रश्न के उत्तर अच्छे ढंग से देने हैं। राइटिंग सबसे बड़ी बात है कि राइटिंग अच्छी लिखना, क्योंकि कॉपी ही आपका एक आईना होती है। थैंक यू।